जुए वाली क्लास टीचर। अरे वाह, मुझे नौकरी का कॉल आ गया। मेरी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी कि आपने मुझ गरीब के नसीब में इतनी खुशियां भर दी। जिस दिन का मुझे इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। मीनाक्षी की एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लग चुकी थी। ये देखकर मीनाक्षी खुशियों से फूले नहीं समा रही थी। देखो माँ, देखो, मेरी बरसों की मेहनत सफल हो गई। आज मुझे नौकरी मिल ही गई माँ, और वो भी इस गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी। क्या? अरे वाह बिटिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी दामिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? बिटिया, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद हमें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इतनी गरीबी में भी तुमने इतनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की और इस मुकाम को हासिल किया। सच में बिटिया, भगवान तेरे जैसी बेटी हर माता पिता को दे। बस माँ, अब आपके कष्ट भरे दिन खत्म हुए। अब हमारी खुशियों के दिन शुरू हो चुके हैं। देखना माँ, बहुत जल्द मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी और आपको उस घर में ले जाऊंगी। मीनाक्षी बहुत गरीब थी। गांव वालों के घर घर जाकर काम करके उसने अपनी पढ़ाई की थी। मीनाक्षी के जीवन में केवल एक समस्या थी, और वो थी उसके सर की जुएं। मीनाक्षी के सर में बचपन से ही कई सारी जुओं ने अपना डेरा जमा रखा था, जिसके चलते मीनाक्षी हर पल अपने सर को खुजाती रहती थी। अब अगले दिन मीनाक्षी अपने स्कूल में जाती है। आज मीनाक्षी का पहला दिन था। बच्चों, मैं हूँ आपकी नई क्लास टीचर। आज से मैं आप सबको मैथ्स पढ़ाऊंगी। अब आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। मैम, मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता। मुझे भी नहीं आता मैम। क्यों बच्चों, पिछले टीचर ने आपको मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया क्या? नहीं मैम, हमें किसी भी टीचर ने मैथ्स नहीं पढ़ाई, इसीलिए हम मैथ्स में कमजोर हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं आप सबको बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाऊंगी। मीनाक्षी ब्लैक बोर्ड पर जैसे ही मैथ्स का सवाल लिखने लगती है, तभी उसे सर में जुएं काटने लगती हैं और मीनाक्षी जोर जोर से अपने सर को खुजाती रहती है। आह, ये मेरे सर की जुओं ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। मैम, आपने ये क्या लिखा है बोर्ड पर? हाँ, रुक जाओ अमर, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। खुजली के कारण मीनाक्षी जो भी लिखती वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। मीनाक्षी बच्चों को पढ़ाना छोड़कर अपने सर को खुजाती जाती। क्या हुआ मैम, आपको इतनी खुजली क्यों आ रही है? उफ। बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। इतना कहकर मीनाक्षी क्लास से चली जाती है। मैम ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, फिर आगे क्या पढ़ेंगे हम? ये सब अब तो मीनाक्षी के साथ रोज का हो चुका था। क्लास में बच्चों को वो पढ़ाती कम और सर खुजाती ज्यादा, और आधी क्लास करके घर चली जाती, और इस कारण बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही थी। अब देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। तभी एक दिन स्कूल का प्रिंसिपल राउंड पर मीनाक्षी की क्लास में आता है। बच्चों, तुम्हारी नई टीचर सही से पढ़ा रही है ना? सारे बच्चे हाँ कहते हैं। तभी प्रिंसिपल रोहन को खड़ा करते हैं। बताओ बेटा, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? नहीं पता सर। क्यों बेटा, जब टीचर क्लास में पढ़ाती है तो आपका ध्यान किधर रहता है? टीचर पढ़ा कहाँ पाती है सर जी, वो तो क्लास में आकर बस अपने बालों को खुजलाती रहती हैं और रोज आधी क्लास करके घर चली जाती हैं। इसीलिए हमें मैथ्स में कुछ नहीं आता। क्या? मीनाक्षी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप रोज आधी क्लास करके घर चली जाती हो? सर वो क्या? इस स्कूल में ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी मीनाक्षी जी। अगर आगे भी आपका यही हाल रहा तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या सीख कर जाएंगे ये स्कूल से? ऐसे में हमारे स्कूल का कितना नाम बदनाम होगा पता है आपको? मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मुझे मजबूरन आपको डिस्चार्ज करना होगा। प्रिंसिपल सर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। ये सुनकर मीनाक्षी रोने लगती है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मैं तुम सबको दिल से पढ़ाना चाहती हूँ, पर मजबूरन मैं तुम्हें सही से नहीं पढ़ा पा रही। क्या प्रॉब्लम है आपको मैम, हमें बताओ। कोई बात नहीं रिया बेटा, अब मैं एक बड़े डॉक्टर के पास जाकर ही अपना इलाज करूंगी। मेरे सर में बचपन से ही कई सारी जुओं ने डेरा डाल रखा है। मैंने इसका इतना इलाज किया, पर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं कब मेरे सर की ये जुएं मेरा पीछा छोड़ेगी। मैम,
मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आपके बालों की जुएं जल्द ही आपका पीछा छोड़ दें। थैंक यू बेटा। इन बच्चों का भविष्य मेरे हाथों में है। अब मुझे चाहे जितनी भी तकलीफ हो, मैं इन बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इन बच्चों को शिक्षा दूंगी। अब उसी दिन से मीनाक्षी अपना सारा ध्यान बच्चों की पढ़ाई में लगा देती है। उसके सर की जुएं उसे बीच बीच में डिस्टर्ब जरूर कर रही थी, पर उस परेशानी को वो नजरअंदाज कर देती और बच्चों को पढ़ाने में सारा ध्यान लगाती। पर उसके सर की जुएं क्लास में इधर उधर गिरती रहती और इस कारण धीरे धीरे क्लास में बच्चों के सर पर भी फैलती जा रही थी। मीनाक्षी ने अपने सर की जुओं से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर से लेकर नीम हकीम तक अपना इलाज कराया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और अब क्लास में मीनाक्षी की लगन और कड़ी मेहनत रंग लाने लगी थी। बच्चे मैथ्स में पहले से ज्यादा होशियार हो गए थे। एक दिन मीनाक्षी अपनी क्लास में थी। अमर, तुम बताओ 2 8 कितने होते हैं? मैम 2 8 16। वेरी गुड। अच्छा पायल, अब तुम बताओ 5 + 5 कितने होते हैं? पायल अपने बालों को खुजाते जा रही थी। उसके साथ साथ कई बच्चे क्लास में अपने अपने सर को खुजाने में लगे थे। ये देखकर मीनाक्षी घबरा जाती है। अरे, ये सारे बच्चे अपने सर को क्यों खुजा रहे हैं? कहीं इनके सर में भी तो नहीं। अच्छा बच्चों सुनो, मैंने आप सबके लिए टेस्ट पेपर तैयार किए हैं, जिससे मुझे समझ में आएगा कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे रहा है और कौन सा बच्चा नहीं दे रहा है। बच्चों का पेपर में ध्यान ही नहीं लग रहा था। वो तो बस सर खुजाने में ही परेशान थे। जब मीनाक्षी बच्चों के पेपर चेक करती है तो एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं लिखा था। ये देखकर प्रिंसिपल मीनाक्षी को बहुत बातें सुनाते हैं। मीनाक्षी जी, ये आप कैसा पढ़ा रही हो कि एक भी बच्चे ने पेपर में सही नहीं जवाब दिया है? अगर आपका यही हाल रहा तो ये बच्चे पेपर में फेल हो जाएंगे। सब बच्चों के सर में मीनाक्षी के सर की जुएं चली गई थी और सब अपने अपने बालों को खुजाने में लगे थे। बच्चे अपने सर को खुजा खुजा कर पागल हो चुके थे। तभी सब बच्चों के पेरेंट्स स्कूल आते हैं और सब प्रिंसिपल के पास मीनाक्षी की शिकायत करते हैं। प्रिंसिपल साहब, ये कैसी टीचर को आपने अपनी स्कूल में रख दिया है? मेरे बेटे अमर के सर में कितनी सारी जुएं हो गई हैं। अरे, जुएं आ गई तो इसमें टीचर की क्या गलती है? हमें हमारे बच्चों ने बताया है कि उनके टीचर के सर में बहुत सारी जुएं हैं। जब भी वो सर खुजाती है, उनके सर की जुएं इधर उधर गिरती रहती हैं, जिस कारण सभी बच्चों के सर में भी जुएं हो गई हैं। इसीलिए बच्चे भी सही से नहीं पढ़ पा रहे। इस टीचर को निकालिए स्कूल से। इसके कारण पूरे बच्चों के सर में जुएं फैल गई हैं। सारे बच्चों के पेरेंट्स मीनाक्षी की शिकायत प्रिंसिपल से करने लगते हैं। ये देखकर मीनाक्षी बहुत रोती है। ये सब क्या है मीनाक्षी जी? जब से आप इस स्कूल में आई हो, आपकी हर समय शिकायत ही आ रही है। आज आपके सर के जुओं की शिकायत आई है। देखिए, कितने सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं। हम टीचरों का काम बच्चों को पढ़ाने का होता है, न कि उन्हें परेशान करने का। अब ये सब बहुत हुआ। अब मैं आपको अभी इसी समय स्कूल से डिस्चार्ज करता हूं। क्या हमारी मैम को स्कूल से निकाला जा रहा है? रुक जाइए सर, इसमें मीनाक्षी मैम की गलती नहीं है। सारे बच्चे और मैम के सर में भी जुएं मेरे कारण ही आई है। मेरे ही सर में जुएं थी, मैम के नहीं। ये सब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रिया बेटा, क्यों झूठ बोलकर अपने ऊपर ही आरोप लगा रही हो? ये अच्छी बात नहीं। मैम, मैं नहीं चाहती कि आपकी जैसी अच्छी टीचर इस स्कूल को छोड़कर जाए। एक समय था जब हम में से किसी को भी मैथ्स नहीं आती थी, पर आपके आते ही हम सबको मैथ्स पूरी तरह से समझ आ गई। आप हमें कितनी मेहनत और अच्छे तरीके से पढ़ाते हो। आज तक इतने अच्छे से हमें किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। वो तो हमारे सर में जुएं आ गई थी, इसीलिए हम पेपर सही से नहीं लिख पाए, वरना हम सब टेस्ट में अच्छे नंबर लाते। प्रिंसिपल सर, आप एक बार मीनाक्षी टीचर को अच्छे से उनका इलाज करवाने दीजिए। जब उनके सर की जुओं की समस्या दूर हो जाएगी तो देखना, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगी। रिया की बात सुनकर प्रिंसिपल स्कूल के पैसों से मीनाक्षी का एक बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं, जिसके बाद मीनाक्षी के सर की जुओं की सारी समस्या दूर हो जाती है और अब मीनाक्षी खुशी खुशी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने लगती है। सौतेली माँ का कहर। ये कहानी बालापुर नामक गांव की है, जहां रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ सुजाता के साथ एक बड़े से घर में रहता था। रमेश के पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो गया था। तब से रमेश अकेले ही अपनी बूढ़ी माँ सुजाता की सेवा करने लगा। रमेश की अब तक शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि सुजाता की गिरती तबीयत ने रमेश को शादी करने का मौका नहीं दिया और ना ही शादी करने के बारे में सोचने का समय मिला। एक दिन रमेश अपनी माँ सुजाता को अपने हाथों से खाना खिला रहा था।
तभी पड़ोस वाली नीलम सुजाता के घर आती है। सुजाता बहन, सच में आपका बेटा रमेश बड़ा ही आज्ञाकारी है, वरना आज के दौर में ऐसे बेटे देखने को कहाँ मिलते हैं जो बुढ़ापे में अपनी माँ की इतनी सेवा करे। सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको रमेश जैसा बेटा मिला। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा नीलम बहन, पर मैं कब तक अपने बेटे से सेवा करवाती रहूं? मैं अपने बेटे से कितनी बार कहती हूँ कि बेटा अब शादी कर ले, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। अरे सुजाता बहन, आप अपने गांव की वो सुमन को तो जानते हो ना, जिसके माता पिता का बहुत समय पहले निधन हो गया था। बेचारी कई सालों से अनाथ बनकर अनाथ आश्रम में अपना जीवन बिता रही है, पर अब तक किसी ने बिटिया का हाथ नहीं थामा। मैं तो कहती हूँ आप अपने बेटे रमेश की शादी उस सुमन से करवा दीजिए। बिटिया बहुत ही सुंदर और सुशील है, वो आपकी पूरे मन से सेवा करेगी और एक अनाथ को सहारा देने से आपको बड़ा ही पुण्य मिलेगा। नीलम सुजाता और रमेश को सुमन की अच्छाइयों के बारे में काफी सारी बातें बताती है। रमेश अपनी माँ की खातिर सुमन से शादी करने को राजी हो जाता है और आनन फानन में सुमन और रमेश की शादी हो जाती है। यूं ही कई साल बीत जाते हैं। अब घर में केवल रमेश और सुमन ही थे। सुजाता का बीमारी के चलते बहुत समय पहले निधन हो गया था। सुमन और रमेश की शादी को 5 वर्ष हो गए थे, पर अब तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन रमेश और सुमन अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे, तभी पास में गांव के छोटे बच्चे खेल रहे थे। देखो सुमन, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? देखो कितने मजे से खेल रहे हैं। काश हमारे भी बच्चे होते और आज वो भी यहीं बच्चों के साथ खेल रहे होते। जी, मैं क्या कहती हूँ, हमारी तो कोई संतान है नहीं, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद ले लें। हमारी संतान पाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमें संतान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ हाँ सुमन, ये अच्छा रहेगा, हम ऐसा ही करते हैं। सुमन की बात मानकर दोनों उसी अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां सुमन थी। वो वहां से 2 बच्चों को गोद ले लेते हैं, रिया 8 साल की और अजय 7 साल का। सुमन और रमेश रिया और अजय को अपने साथ घर ले आते हैं। देखते ही देखते काफी दिन गुजर जाते हैं। रिया और अजय सुमन और रमेश के साथ इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अनाथ बच्चे हैं। एक दिन सुमन अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी। उस समय दोनों बच्चे घर में ही थे और रमेश अपने काम पर गया हुआ था। चलो, अब तो बच्चे भी काफी घुल मिल गए हैं, अब मुझे अपना खेल शुरू करना होगा। उठो यहां से दोनों के दोनों, और सुन रिया, जाकर रसोई में सबके लिए खाना बना, और तू अजय रसोई के सारे गंदे बर्तन धोकर आ, और वो काम होने के बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। सुमन का ये रूप देखकर दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। माँ, आज आपको क्या हो गया है? आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? घर का काम तो आप ही करती हो ना? तभी सुमन रिया के गाल पर जोरदार चाटा मारती है। जितना कहा जाए उतना कर, ज्यादा अपनी जुबान चलाने की कोशिश की ना तो कैंची से तुम्हारी जुबान ही काट कर फेंक दूंगी। मैं तुम दोनों अनाथ बच्चों को इसलिए घर में लाई हूं ताकि तुम दोनों नौकर बनकर मेरी सेवा कर सको और घर का सारा काम कर सको, और मैं आराम से महारानी की तरह रहूं। माँ, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सुन अजय, अगर दोनों जिंदा रहना चाहते हो ना तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ, वरना तुम दोनों को घर की छत से नीचे फेंक दूंगी मैं। फिर पता है ना क्या होगा? दोनों सीधे मर जाओगे, समझे? नहीं नहीं, हमें घर की छत से नीचे मत फेंकना। आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ये हुई ना बात। चलो, अब दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ। बेचारे मासूम अनाथ बच्चे अपनी सौतेली माँ के डर से अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर का काम करने लगते हैं। रिया सबके लिए खाना बनाती है और अजय अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोता है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करता है। इसी तरह सारा दिन दोनों बच्चे पूरे घर का काम करते रहे और सुमन महारानी की तरह आराम करती। रिया और अजय अब दोनों कपड़े धो रहे थे। दीदी, ये माँ को क्या हो गया है? वो हमसे क्यों घर का काम करवा रही है? चुपचाप काम करता रहे, चुपचाप काम करता रहे अजय, वरना माँ और मारेगी हमें। चलो उठो दोनों यहाँ से, अब ये कपड़े कल सवेरे धोना,
इस समय तुम्हारे पिताजी के आने का समय हो गया है। याद रहे, अगर तुम दोनों में से किसी ने तुम्हारे पिता को ये बताया कि मैं तुम दोनों से घर का सब काम करवा रही हूँ, तो देखना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। नहीं नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमें बहुत भूख लगी है माँ, सवेरे से हमने कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने को दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, फ्रिज में एक रोटी पड़ी है, वो जाकर दोनों खा लो। रसोई में जितना खाना था मैंने खा लिया और बाकी का खाना तुम्हारे पिता के लिए रखा है। तो आज रोटी के साथ पानी पीकर दोनों अपना पेट भर लो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रिया और अजय दौड़े दौड़े फ्रिज के पास जाते हैं और फ्रिज में से रोटी निकालते हैं। दोनों सारा दिन काम करके बहुत थक चुके थे, इसीलिए उन्हें बहुत भूख भी लगी थी। ये तो एक ही रोटी है, हम दोनों इसे कैसे खा सकते हैं? इसमें तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा। अजय, तुम ये पूरी रोटी खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। दीदी, अगर मैं ये पूरी रोटी खा गया तो आप भूखी रह जाओगी। ये लो, आप ही ये रोटी खा लो। आपको खाता देखकर ही मेरा पेट भर जाएगा। नहीं नहीं छोटे, तू मेरा छोटा भाई है, ये ले, तू ही रोटी खा ले। नहीं 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 दीदी, आप भी तो भूखी हो ना, आप ही खा लो ना दीदी। अच्छा ठीक है अजय, हम एक काम करते हैं, हम चुपके से घर के बाहर पड़ोस में जाते हैं और पड़ोस वाली कविता आंटी से कुछ खाने को ले आते हैं। माँ इस समय अपने कमरे में लेटी हुई है, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी बहन की बात मानकर अजय और रिया दोनों पड़ोस में कविता आंटी के घर जाते हैं और कविता से खाना मांगते हैं। क्या हुआ बच्चों, आज आपकी माँ ने आपको खाना नहीं दिया? लगता है आज जरूर कोई शरारत की है तुम दोनों ने, तभी तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को खाना नहीं दिया। नहीं, हमने तो कोई शरारत नहीं की। अच्छा, तो फिर तुम्हारी माँ ने तुमको खाना क्यों नहीं दिया? तभी रिया अपने और अपने भाई के ऊपर हुए जुल्म के बारे में कविता को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद कविता की आंखें भर आती हैं। क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? रुको, अभी मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ की हरकत के बारे में बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी मत करना। अगर आपने पिताजी को माँ के बारे में बता दिया तो माँ हमें जान से मार देगी। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे पिता को कुछ मत बताना। बेचारे बच्चे कितना डरते हैं अपनी चंडाल माँ से। जो माँ अपने बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तुम चिंता ना करो बच्चों, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ, तुम दोनों को जब भी भूख लगे दोनों सीधे मेरे घर चले आना, मैं दोनों को बढ़िया सा खाना खिलाऊंगी। कविता फटाफट दोनों बच्चों को खाना खिलाती है। उसके बाद अजय और रिया दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं और अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। थोड़े समय बाद रमेश घर आता है। तभी रमेश सुमन के साथ अपने बच्चों के कमरे में जाता है। अरे वाह, आज बच्चे जल्दी सो गए। हाँ, वो आज बहुत खेले हैं ना दोनों, तो मैंने अपने हाथों से खाना खिलाकर आज इन्हें जल्दी से सुला दिया। बहुत थक गए थे ना दोनों। सुमन, तुम दोनों बच्चों का कितना ख्याल रखती हो ना। कहने को ये बच्चे हमारे भी नहीं हैं, फिर भी एक माँ से भी बढ़कर तुम इन दोनों बच्चों की परवरिश करती हो। जी, ये बच्चे तो हमारे ही हैं ना। दोनों काफी समय तक वहां बातें करते हैं। सुमन ने अपने पति को अपनी बातों में बहला फुसला दिया था। यूं ही कई सालों तक चलता रहा। सुमन रोज उन अनाथ बच्चों से घर का सारा काम करवाने लगी और खुद महारानी बनकर उस घर में राज करने लगी। अब वो दिन भी आ गया था जब सुमन और रमेश को भी संतान प्राप्ति हो गई। अपनी संतान पाकर रमेश और सुमन बहुत खुश थे और अब रोहन 5 साल का हो चुका था। सुमन अपने बच्चे को हमेशा अपने गले से लगाकर रखती थी और रिया और अजय इन दोनों अनाथ बच्चों को नफरत भरी निगाहों से देखती थी। एक दिन रोहन रिया और अजय के साथ कविता के घर के बाहर खेल खेल रहा था। उस समय रमेश और सुमन घर में ही थे। अच्छा, तो ये उस सुमन की अपनी संतान है जिसे वो हर समय अपने गले से लगाकर रखती है और इन दोनों अनाथ बच्चों पर इतना जुल्म करती है। आज तो इस सुमन को मजा चखाना ही होगा। कविता रोहन को अपने पास बुलाती है और उसके हाथों अपने घर के आंगन में झाड़ू लगवाती है। रोहन कविता के बाहर आंगन में झाड़ू लगा रहा था। तभी थोड़े समय बाद रमेश और सुमन अपने घर से बाहर आते हैं। जब वो अपने बेटे रोहन को झाड़ू लगाता देखते हैं तो वो दोनों कविता को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अच्छा रमेश भाई, आज आपके बच्चे को आपने झाड़ू लगाते देखा तो आपको इतना बुरा लग रहा है?
और कई बरसों से आपकी पत्नी आपके सौतेले अनाथ बच्चों पर इस तरह का अत्याचार जुल्म करती आ रही है, तब आपको बुरा नहीं लगा? जैसे रोहन आपका बच्चा है, वैसे ही अजय और रिया भी तो किसी के बच्चे थे। ये आप क्या बोली जा रही हो कविता बहन? तभी कविता, रिया और अजय तीनों मिलकर सुमन की सारी करतूतों के बारे में रमेश को बताते हैं। रमेश जब सारी बात सुन लेता है तब उसे सुमन पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए पिताजी, हमने आपको आज तक ये बात नहीं बताई, वरना माँ हमें जान से मार देती। तभी रमेश सुमन को बहुत ही बेरहमी से मारता है। सुमन रमेश से रो रो कर क्षमा मांगती है। सुमन, इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, ना ही इस घर में। अरे, तुम ये कैसे भूल गई कि तुम भी एक अनाथ थी? तुम्हें शर्म नहीं आई इन अनाथ बच्चों पर जुल्म करते हुए? रमेश मार मार कर सुमन को घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद कविता दोनों बच्चों अजय और रिया को हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है और दोनों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है।